जिस रोल में भी आज तक जिंदगी ने रखा, उस रोल को हमने पूरी तरह से निभाने का प्रयास किया है कि हमारे मदर फादर बहुत सपोर्टिव है। जैसे राजनीति में आए तो हमने अपने आप को चेंज किया। हमको तो याद नहीं है कि कब लास्ट टाइम 9 बजे तक सोने का अवसर कब मिला होगा, ये याद नहीं। तो रंजन में सेवा का भाव बहुत है, इसलिए वो हमारे साथ हैं। नहीं तो बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो कि मतलब वाले होते हैं, जिनको राजनीति का जो दूसरा लाभ है वो उनको शायद ज़्यादा पसंद आता है। अब मेरा क्रिकेट का बहुत शौक था हमको। देखिए, एक्ट्रेस तो हमारे ज़माने में तो जो स्मिता पाटिल बहुत अच्छी लगती थी, बहुत स्ट्रॉन्ग एक्टर थी अच्छी। कि आप अपने ज़िंदगी से खुश रहिए, जितना है उतने में खुश रहिए और ज़िंदगी को जिए। ज़िंदगी एक बार ही मिला है, दोबारा जन्म होगा नहीं होगा, किस रूप में होगा, इस चीज़ को में जानने की या इसको समझने की ज़रूरत नहीं है। वर्तमान जो ज़िंदगी है, जो ज़िंदगी मिला हुआ है, उसको अच्छे से जिए, सदुपयोग कीजिए, ये मैं सबसे आग्रह कर। हुआ क्या कि एक मकान में हम लोग गए, हम तो वोट मांग करके निकल गए। आगे थोड़े दूर आगे गए होंगे तो उस महिला ने हमको वापस बुलाया कि तुम लोग को वोट देने का क्या फ़ायदा है, बताओ। मेरे पेड़ में इतना अमरूद था, तुम्हारी टोली अभी गुजरी, सब अमरूद जो है ख़त्म हो गया सब। तो हमने उनको समझाया कि दीदी देखिए, सवेरे से हम लोग निकले हुए हैं, भूख लगा होगा तो आपके अमरूद का सेवन कर लिया होगा, आपसे बिना पूछे खाया हम लोगों ने, ये गलती ज़रूर हो गई, लेकिन आपको इस बात का खुशी होना चाहिए कि कोई भूखा जो है। तो उसने बोला कि तुम रुको, और अंदर से जा कर के जितना अमरूद था और साथ में सेब और केला भी लेकर के पूरी टोली को उसने दिया, और हम लोग फिर इस तरीके से आगे बढ़े। अगर आज आपका बच्चा बचपन से अगर मोबाइल देख करके अगर बड़ा होगा तो डेफिनेटली उसमें जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं उसको आप डाल नहीं पाइएगा, क्योंकि तो मोबाइल में जो देखेगा वही करेगा। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज अभी हम लोगों के सामने है। हजारीबाग विधानसभा के 2 बार के सफल विधायक रहे, अपने कार्यकाल में लोगों के दिलों पर अपनी छाप छोड़ी। आज हमारे साथ हजारीबाग के खास कार्यक्रम टॉक विद अपराजिता में मनीष जायसवाल है। आपका ढेर सारा स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। 78 दिनों तक बिना झुके बिना रुके, न बारिश की परवाह की, ना ही 44 डिग्री सेल्सियस तपिश की, ना झुके न रुके, कोने कोने तक हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के जनता जनार्दन से जुड़े, उनके जनमत के लिए आग्रह किया और आज अपार प्रेम मिला है लोगों का। और हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के सांसद हैं मनीष जायसवाल। आज राजनीतिक मुद्दों पर पॉडकास्ट के मध्य में हम लोग थोड़ा बातचीत करेंगे। फिलहाल जो हजारीबाग के लोग हैं वो आतुर हैं आपके कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में जानने के लिए, थोड़ा कुछ करीब से मनीष जायसवाल को जानने के लिए। यूँ तो आप लोगों के करीब रहते हैं तो लोग बहुत अच्छे से आपको जानते हैं, आपके दया भाव को जानते हैं, लेकिन कुछ पर्सनल क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन जो हमारा रेडी किया गया है वो ये है कि भाई, अगर मनीष जायसवाल पॉलिटिशियन नहीं होते, वो एक सफल बिजनेसमैन नहीं होते, तो क्या होते? देखिए, हम किसी सिविल लाइन में, सिविल मतलब ये जो कंस्ट्रक्शन का ये होता है ना, वो मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है, कंस्ट्रक्शन का साइट को विजिट करना। अभी भी मैं बहुत करता हूँ, जहाँ भी कोई मकान बनते रहेगा या कोई इंटीरियर होते रहेगा तो उसको जाके देखना, ये मेरा बड़ा हॉबी में शामिल है। तो अगर हम बहुत लोगों को ये बोलते हैं कि अगर हम अपने करंट प्रोफेशन में नहीं होते तो शायद हम किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे सुपरवाइज़र, मुंशी, वहाँ का मैनेजर, इस प्रकार के कुछ होते हैं। और ये शायद उन लोगों के लिए बहुत नया होगा जो आपको नहीं देखे हैं साइट्स पे घूमते फिरते। कैसा बचपन रहा मनीष जायसवाल का? कुछ ऐसी याद जो बिल्कुल छाप छोड़ गई हो दिल पर? देखिए, हम सबसे शुरुआत में हम लोग माउंट कार्मेल स्कूल गए। उस समय वही स्कूल जो है क्लास 2 तक चलता था। उसके बाद क्लास 2 में फिर सेंट ज़ेवियर्स में एडमिशन हो गया। 83 में हमने वहाँ से ICSE बोर्ड से हमने वहाँ 10th पास किया। उसके बाद 2 साल के लिए बोकारो सेंट ज़ेवियर्स से हमने अगेन ICSE में जो है +2 किया। इसके बाद जो है हजारीबाग संत कोलंबस में मेरे पास अपॉर्चुनिटी था कि मैं दिल्ली जा सकता था, लेकिन हमारे फादर का जो है ना
एक्सीडेंट हो गया था उसी पीरियड में, तो उनका जो है रीढ़ की हड्डी में कुछ प्रॉब्लम था और वो काफ़ी समय तक बेड रेस्ट पे थे। हमको लगता है कि 4-5-6 महीना, और यही वो पीरियड था जबकि हम लोगों को एडमिशन जो है हो रहा था, एडमिशन होना था। तो इनफैक्ट दिल्ली में मैंने एडमिशन लिया भी था, लेकिन फाइनली फिर हम सेंट कोलम्बस से पढ़े, वहाँ से ग्रेजुएशन किया। और ग्रेजुएशन करते करते समय में जब ये पापा का एक्सीडेंट के पीरियड में ही जब बिजनेस में आए, उसके बाद से बिजनेसमैन ही होकर के रह गए थे। मतलब ये भी कहीं ना कहते हैं कि जो भी होता है कुछ न कुछ लाइफ में, हाँ, बहुत बहुत ये रहता है आपका, जो ईश्वर कहाँ आपको ले जाएगा, कौन सा कर्म करवाएगा, ये बड़ा ये का विषय रहता है। मैं ठीक है, मैं अपने घर में बड़ा बेटा था, तो वो दायित्व भी हम पर था ही कि भाई कोई अगर फादर नहीं, उस समय हमारे 2 भाई हैं, वो लोग छोटे थे, वो लोग स्कूल के लेवल पर ही थे। तो हम लोग आए बिजनेस में और उसके बाद से लगातार बिजनेस में ही रहना हुआ। 2008 में यहाँ पर नगर परिषद का चुनाव हुआ जी। तो नगर परिषद के चुनाव में, जो कि मेरा बिजनेस का एज काफ़ी हो गया था, बहुत सालों से बिजनेस कर रहे थे, 80 मान के चलिए 85 सबसे से। शुरुआती बिजनेस कौन सा था आपका? देखिए, एक यहाँ पर एक LML बोल के एक फैक्ट्री हुआ करती थी, स्कूटर बनाता था। बजाज जो स्कूटर था, उसके बाद यही एक स्कूटर आया था जो कि एकदम नंबर लग के बिकता था ऑल ओवर इंडिया में। ऑल ओवर इंडिया में। LML लिमिटेड बोलते थे उसको। तो उसका शोरूम हमने किया था इंडिपेंडेंटली यहाँ पे अपने, पहले तो हमारा एक दोस्त हैं उसके दुकान पे किया, उसके बाद से फिर शोरूम जो है हमने लेपो रोड में बनवाया था। तो काफ़ी समय तक इंडिपेंडेंटली ये काम किया। बाकी तो मेरा जो पारिवारिक काम था अल्कोहल का, वो उसमें मैं इन्वॉल्व था ही। इंडिविजुअल ये चीज़ हुई। मूवीज देखना पसंद है मनीष जायसवाल को? आज भी बहुत पसंद है। अच्छा, ये कभी किया है आपने कि जैसे छुप छुपा के घर से गए, चोरी छुपे देखा हॉल में? देखिए, हम लोगों के साथ क्या हुआ था कि 82 में जब मैं क्लास 9 में था, तब पापा ने सिनेमा खोला था यहाँ पे, लक्ष्मी सिनेमा। मेरा नेक्स्ट यही क्वेश्चन रहता कि अभी तो घर से भी छुपना पड़ता होगा, हॉल से भी छुपना पड़ता होगा। चूंकि वो एक्सपोजर हम लोग को हो गया था, इसलिए भाग के जाने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन ऑफ एंड ऑन, कभी आधे घंटे के लिए, कभी 10 मिनट के लिए, कभी 45 मिनट के लिए जाना आना तो होता ही। कौन सी एक्ट्रेस पसंद है? देखिए, एक्ट्रेस तो हमारे ज़माने में तो जो स्मिता पाटिल बहुत अच्छी लगती थी, बहुत स्ट्रॉन्ग एक्टर थी, अच्छी। अभी जैसे अभी फिलहाल की बात की जाए तो, या फिर मध्य की बात की जाए? देखिए, अभी हम लोग को इतना टाइम नहीं रहता है कि किसी के जजमेंट है, एक्ट्रेसेस का जजमेंट ये ले सके। लेकिन अगर आप ओवरऑल इंडस्ट्री में देखिएगा तो जो पावरफुल एक्टर्स हैं, जिनके रोल्स बड़े अच्छे रहते हैं, उन लोगों को हम लोग ज़्यादा लाइक करते हैं। लेकिन हम बेसिकली वॉर मूवीज़ वाले हैं, थ्रिलर्स वाले हैं। जब हम अपने दिमाग को उतनी ही देर तक ऑक्यूपाई करना चाहते हैं जितना देर हमारे पास हम फ्री टाइम है। अगर आप किसी सीक्वेंस में लग गए या किसी स्टोरी वाले में लग गए, तो फिर वो पिक्चर आपके लिए एडिक्टिव हो जाता है कि भाई हमको देखना ही है। तो हम लोग महीना 2 महीना में कभी ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलता है कि कोई देख रहा है तो उसमें देख लिए। अब मेरा क्रिकेट का बहुत शौक था हमको। क्रिकेट पहले हम लोग बॉल टू बॉल देखते थे, और विशेषकर इंडिया का मैच तो कभी मिस होता ही नहीं था। तो क्या ऐसा होता कि मतलब क्रिकेटर भी बन सकते थे मनीष जायसवाल? नहीं, हम लोग यहाँ पर तो खेले ही क्रिकेट जितना देर तक हो सकता था। स्कूल में खेला हमने, फिर क्लब लेवल पे खेला, वहीं उतना ही टैलेंट था, उतना ही दूर तक जाने का अवसर मिला। लेकिन क्रिकेट के साथ जीने का बड़ा शौक है। आज भी हम लोग क्रिकेट से इन्वॉल्व हैं, हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन में भी योगदान देते हैं अपना, वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, और झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के भी मेंबर हैं, वहाँ भी अपना योगदान देते हैं। लेकिन अब इतना समय नहीं मिल पाता है कि हम मैचेस देख पाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट मैचेस भी अब देखने का समय, जैसा अभी बस देख पाते होंगे कि भाई रिजल्ट। हाँ, बस वो आ जाता है कि हाँ भाई ये जीत गया, ये हार गया, इसका ये स्कोर है। अच्छा, ये वॉर मूवीज पसंद होने की वजह से तो ऐसा नहीं है कि सिपाही की तरह डट करके कभी हार नहीं मानते हैं? नहीं, ये इसके पीछे का रीज़न यही है कि वो उतने ही देर तक आपके दिमाग को ऑक्यूपाइड रखता है ना, तो उसको आपको पहले सोचने की ज़रूरत रहती है, न बाद में सोचने की ज़रूरत रहती है। जैसे कोई अगर आप डोमेस्टिक मूवी देखेंगे, अगर आप घरेलू ये बैकग्राउंड का, तो उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस होता है, जो इवेंट्स होता है, वो बाद में भी आपको
कहीं ना कहीं परेशान करता है। ऐसे हम लोग दिन भर पब्लिक से मिलते हैं तो तरह तरह की समस्याओं से अवगत होते हैं। तो अगर उसी चीज़ का कंटिन्यूएशन अगर शाम को भी करें, रात में भी करें, जब अवसर मिलता हो तब, तो फिर वो थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाएगा। तो ये वॉर मूवीज़ को हम लोग स्ट्रेस बस्टर्स के रूप में भी देखते हैं और उसी तरीके से करते हैं। एक वर्ड आपने यूज़ किया, स्ट्रेस, जो अभी बहुत ज़्यादा घर कर गया है। एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, माइग्रेन एंड इन तरह के जो भी वर्ड्स हैं लोगों को, खास करके युवाओं को बहुत प्रभावित कर रहे हैं। कभी मनीष जायसवाल के इस पूरे दौर, बोलेंगे पूरा दौर आपने जिया है, लोग आपसे बहुत प्रभावित हैं, तो उस दौर में कभी ऐसा हुआ कि मनीष जायसवाल हार मान रहे हैं और उस वक्त कैसे मैनेज किया खुद को? नहीं, देखिए, हार और जीत का प्रश्न नहीं रहता। हम तो जो काम करते हैं ना, कभी भी ये सोच के नहीं करते हैं कि इसका रिजल्ट क्या होगा। नहीं, रिजल्ट नहीं, खुद से अंदर से कि नहीं मैं हार रहा हूँ, अब मैं नहीं सकूंगा, ऐसा कभी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि अगर आप देखिएगा तो जब बिजनेस से हम लोग चेंज होकर के राजनीति में आए तो बिजनेस में कोई रूटीन नहीं होता था। अगर आप अपने बिजनेस के ओनर हैं तो जैसे उस समय में क्या था कि हम लेट राइजर थे, बहुत लेट सोने वाले थे, 2-3 बजे रात में सोते थे, 9-10 बजे उठते थे, उठ के ऑफिस चले जाते थे, फिर लंच के बाद नहाते थे, फिर अपना ये रूटीन एकदम से वो रूटीन डिफरेंट था। उसके बाद जैसे राजनीति में आए तो हमने अपने आप को चेंज किया। हमको तो याद नहीं है कि कब लास्ट टाइम 9 बजे तक सोने का अवसर कब मिला होगा, ये याद नहीं है। पूरे 8 घंटे ये दिन में कब सोए होंगे ये भी याद नहीं है, ये भी याद नहीं है। तो ये रूटीन का करेक्शन है। और जो जुनून तो होता ही है कि जिस काम में आप हैं उस काम को सबसे अच्छे तरीके से निभाएं, ये जुनून तो रहता ही आदमी में। निजी जिंदगी की बात कर रहे हैं आप, कैसे एक राजनीतिज्ञ या फिर जो पॉलिटिशियन होते हैं उनको निजी जिंदगी पर कैसे उनका प्रभाव पड़ता है, या कभी ऐसा हुआ कि दुष्प्रभाव भी पड़ रहा है, या बैलेंस कैसे करते हैं? देखिए, हमारे केस में ना हम एक बहुत ही अच्छे परिवार से बैक्ड है, तभी राजनीति में पूरी तरह से हम लोग आ पाते हैं और सेवा भाव से जो है काम कर पाते हैं। कि हमारे मदर फादर बहुत सपोर्टिव है। हमारे फादर तो एक कदम आगे जा कर के जो है राजनीति में सपोर्टिव है। वो खुद इस बैकग्राउंड के रहे हैं। आज भी हमसे ज़्यादा लोगों को वो जानते हैं, आज भी उनसे मिलना जुलना उनका रहता है। मेरी माँ भी सपोर्टिव है, मेरी वाइफ बहुत सपोर्टिव रही, वो खुद टीचिंग के फील्ड में है। जो राजनीति के चैलेंजेस को वो जानती है तो उतना ही परेशान करती है जितना कि करना चाहिए। और मेरे बिजनेस में मेरे भाइयों ने कंप्लीटली टेक ओवर किया, हमको रिलीव किया। आज हमको अपने व्यापार को बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो हम एक ब्लेस्ड फैमिली से हैं जिसने कि टेक ओवर किया। अब मेरा बेटा भी आ गया है, वो भी थोड़ा बहुत बिजनेस को टेक ओवर कर रहा है। हमारे जो भतीजे लोग भी हैं वो लोग भी बिजनेस में आ रहे हैं। तो हम प्रैक्टिकली अगर आप देखिएगा तो बिजनेस से पूरी तरह से रिलीव्ड है। अब हम बिजनेस में बिल्कुल ही इन्वॉल्व नहीं है। कभी अगर उनको कोई सजेशन का ज़रूरत रहा तो मेरा बिजनेस का अंडरस्टैंडिंग भी उतना ही है, मेरा बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट भी उतना ही है। आपने सही कहा कि आपके जो पिता हैं ब्रज किशोर जायसवाल, वो सबकी ज़ुबान पे हैं, उसके बाद मनीष जायसवाल ज़ुबान पे आए हैं। तो उनको छोड़ करके कौन से नेता फेवरेट हैं, क्यों फेवरेट हैं, कौन प्रभावित करते हैं? देखिए, अभी के समय में अगर आप देखिएगा ना तो हम लोग को 2 लोग बड़े प्रभावित करते हैं हमको व्यक्तिगत रूप से। अगर देखिएगा, एक तो मोदी जी और दूसरा योगी जी। क्या अच्छा लगता है? देखिए, इनका जो काम करने का जो जुनून है, अगर आप मोदी जी को देखेंगे, अगर उनके स्टाइल को फॉलो करेंगे तो देखिएगा कि केवल काम के लिए ये लोग जीते हैं और कोई मकसद नहीं है। सिमिलर फेट योगी जी का भी है। उनके रूटीन को हम लोग जानते हैं किस तरीके से वो आते हैं और जिस क्षेत्र में आए हैं। अगर आज प्रधानमंत्री जी को देखें, अगर क्रिटिसिज्म और नॉन क्रिटिसिज्म अपनी जगह पर है, लेकिन जिस परिवेश में 2014 में इनको सत्ता मिला था, उस समय के जो हालात थे, देश के अंदर के हालात, देश के बाहर के हालात, नौकरी का चैलेंज, व्यापार का चैलेंज और पूरा माहौल होता है उसका चैलेंज, और आज का जो चैलेंज है, आज का जो स्थिति है, आज वैश्विक रूप से राजनीति में हम बहुत ऊपर हैं। भारत एक एक्नॉलेज फैक्ट है आज के दिन में, पूरा विश्व इसको एक्नॉलेज करता है। व्यापार में हम बहुत आगे चले गए हैं। जो खुशहाली का इंडेक्स अगर आप देखिएगा, गरीबी का जो इंडेक्स है, तो लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए। तो 25 करोड़ लोग आए माने उतना परिवार आ गया बाहर।
तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। उसके बाद अगर आप देखिएगा तो जो मोदी जी की जो पॉलिसीज़ हैं वो गरीबों को सीधे इफेक्ट करती हैं। आप जितना भी उनका देख लीजिए, जितना भी, चाहे आप जनधन योजना देखिए, शौचालय का देखिए, प्रधानमंत्री आवास देखिए, तो उन्होंने सभी चीज़ पर काम किया। देखिए, गरीब को उठाने का काम किया, एविएशन सेक्टर में काम किया, एयरपोर्ट्स बढ़ाए और रोड की संख्या बढ़ी, रोड की गुणवत्ता बढ़ी, रेल बहुत ड्रामेटिक चेंज हुआ। तो पूरे हिंदुस्तान को बदलने में एक बहुत बड़ा रोल उनका रहा। सिमिलरली अगर आप योगी जी को देखिएगा तो योगी जी ने भी बहुत अपने में लॉ एंड ऑर्डर को यूपी में कंट्रोल किया। यूपी का आर्थिक ग्रोथ हुआ, यूपी में आज विकास जो है चरम पर है, यूपी आगे बढ़ रहा है। प्लस सनातन धर्म को भी उन्होंने बैक किया। तो ये सारी चीज़ों को जो है मिला जुला करके देखिएगा तो ये किसी भी व्यक्ति के लिए एक आइडियल नेता होने के लायक है। इसीलिए ये मेरे प्रेफरेंस के लिस्ट में ऊपर है। अच्छा, जैसे अपने पिता के सपने को साकार किया, आपने 2 बार के विधायक रहे, अभी सांसद हैं, लोगों का अपार प्रेम मिलता है, तो जाहिर तौर पे लोगों की आकांक्षाएं आपसे नित्य प्रतिदिन जो है जुड़ी रहेंगी। अब जो लोग देख रहे हैं वो ये जानना चाहते हैं कि अब मनीष जायसवाल है यहाँ पे, तो एयरपोर्ट कब चालू होगा? देखिए, एयरपोर्ट का जो मामला है ना, वो बहुत आपके माध्यम से भी लोगों को बता दें, वैसे काफ़ी लोग इस बात को जानते भी हैं। ये 2 डोमेन का चीज़ है। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट के डोमेन का चीज़ है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो करना था कि उड़ान स्कीम के तहत में हज़ारीबाग में एयरपोर्ट बनेगा, इसका सैंक्शन उन्होंने दे दिया। पैसा भी जो है करीब 40 करोड़ रुपए आकर के यहाँ पड़ा हुआ है। शिलान्यास भी जो है इसका एक बार हुआ था। अब राज्य सरकार को जमीन अधिग्रहण करके देना है। आपको स्मरण होगा कि जब मैं विधायक था तो कम से कम 2-3 बार मैंने ये प्रश्न जो है विधानसभा में उठाया था। सरकार का जवाब भी आया था। कई बार सरकार ने ये भी कहा था कि जी हम 3 महीने के अंदर जो है ज़मीन आपको दिलवा देंगे, ज़मीन का अरेंजमेंट कर देंगे। तो राज्य सरकार बहुत इस विषय पर गंभीर नहीं है। और आप जानते हैं कि यहाँ पे राज्य में एक डिफरेंट सरकार है जिसके एजेंडाज डिफरेंट हैं और जिनकी प्रायोरिटीज़ डिफरेंट हैं। तो अब मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं केंद्र सरकार को ही परसू करूँगा कि भाई आप जब इतना ये कर ही रहे हैं तो अब भूमि अधिग्रहण का पैसा भी आप ये करके इस एयरपोर्ट को आगे बढ़ाइए। इस तरफ हमने कदम भी उठाया। मैं मंत्री से भी मिल के आया हूँ और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से भी इस विषय पर मिल करके उनको अपडेट करूँगा कि भाई लैंड एक्विजिशन जो है इस केस में अगर केंद्र सरकार करके अगर बना देती है तो शायद यहाँ के लोगों का सपना साकार होगा। लेकिन मैं एक चीज़ के लिए कमिटेड हूँ कि बार बार इस विषय को सही जगहों पर लेकर के आता रहूँगा ताकि ये जो काम है ये हो सके। देर सवेरी सही, लेकिन हम इस एजेंडा को छोड़ूंगा नहीं, ये मेरा प्रण है। जाहिर तौर पे विधानसभा की बात आपने कही, विधानसभा सत्र भी अभी चल रहा है, 27 तारीख तक चलना है। कई सवाल आपने उठाए, कई बार आप आक्रोशित होकर के लोगों की मांग के लिए लड़े अड़े, और चूंकि सत्र चल रहा है तो एक आपको कुछ याद तो ज़रूर आता होगा कि भाई ये चीज़ है जो मैं बिल्कुल नहीं भूल सका विधानसभा सत्र के दौरान, कुछ ऐसा मज़ेदार कि बिल्कुल छाप छोड़ गया हूँ मैं पे। देखिए, विधानसभा और लोकसभा में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। विधानसभा बहुत छोटा है, यहाँ 81 विधायक हैं और 81 में भी सत्ता पक्ष के लोगों को अगर छोड़ दीजिए तो विपक्ष का एक बहुत छोटा कुनबा था। उसके एक विधायक हम लोग थे। तो अपनी मर्जी पे चीज़ों को जो है सदन पटल पर रखना, कई एक बार बोलना, कई एक चीज़ पर रिप्रेजेंट करना, ये सब संभव हो पाता था। लोकसभा में 550 के करीब मेंबर्स हैं और अपना दल भी बहुत बड़ा है, अपना 240-45 लोग हैं उसमें, तो इसमें समय बड़ा कम मिल पाता है। लेकिन लिखित रूप से जितनी तरीके से हम लोग जो क्वेश्चंस उठा सकते हैं, जो ये कर सकते हैं, वो हम लोगों ने किया। अभी तक मेरा अटेंडेंस लोकसभा में 100% है। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं रेज कर सकता था वो मैंने रेज किए। मैं नेशनल एवरेज जो है पूरा लोकसभा का जो एवरेज है उससे ज़्यादा बार अपनी बात को मौखिक रूप से भी वहाँ रख चुका हूँ। तो एक ऐसी बात जो आप बार बार रिपीट करते हो वहाँ पर, बार बार उसको हर बार अपने प्रश्न लिस्ट में शामिल करते हो? देखिए, हज़ारीबाग के एजेंडे में 2-4 चीज़ बहुत प्रोमिनेंट है जिसको हमेशा बोला जाना चाहिए। एक तो है ये जो धार्मिक तुष्टीकरण है कि जैसे महोदी का जुलूस नहीं निकल पाना, हमारे हिंदुओं के धार्मिक जुलूस पर पथराव होना,
ये सब जो विषय है ये इसको बार बार इसलिए लेने की ज़रूरत पड़ती है कि इसका कोई समाधान जो है निकल नहीं पा रहा है। दूसरा विषय है विस्थापन का, कि पूरे इलाके में कोलियरीज हैं, कोल फील्ड्स हैं, चाहे सीसीएल का हो या एनटीपीसी का हो या प्राइवेट भी कुछ आ रही हैं, तो विस्थापन बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो विस्थापन का जो दर्द है, विस्थापन की जो कहानी है पूरी, वो भी सरकार के संज्ञान में रहना चाहिए। और सरकार को जिन लोगों को डिस्प्लेस कर रही है वो कम से कम दुख के साथ, कम से कम दर्द के साथ हो, ये सरकार को इंश्योर करना चाहिए। तो उस विषय पर भी बार बार बोलने का मन करता है। प्लस जब जैसा किसानों का मुद्दा हो, नौजवानों का मुद्दा हो, इस पे जहाँ भी अपॉर्चुनिटी मिलती है उस पे हम लोग जरूर बोलते हैं। क्या महिलाओं के लिए कुछ ऐसा और कुछ खास, कुछ अलग होने वाला है जो हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र को और खास बनाए, और अनोखा बनाए, और सुदृढ़ बनाए? देखिए, अभी एक बात अगर आप देखिएगा तो रघुवर जी की सरकार में ये जो कोऑपरेटिव का जो मूवमेंट था, जिसको यहाँ पे JSLPS के रूप में जानता है, जो झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, तो JSLPS के फील्ड में एक बहुत बड़ा महिलाएं यूनाइट हुई। आज जो है सखी मंडल करीब करीब आपको हर पंचायत में या हर गांव में आपको दिखेगा। इसका बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट हुआ, बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ इसका। पहला, एक तो डोमेस्टिक वायलेंस में बहुत ज़बरदस्त कमी आई। पहले आपको देखने को मिलता होगा कि कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को मार रहा है या पूरा परिवार मिलकर के एक बहू को मार रहा है। ये सब घटनाएं ड्रामेटिक रूप से चेंज हुई हैं, बहुत कम हुई हैं। क्योंकि हो क्या रहा है कि अगर कहीं पर भी कोई महिला पिट रही है तो पूरा का पूरा सखी मंडल और उसके अगल बगल के लोग जो है घर पे जा कर के समझाने का काम और दबाव बनाने का काम जो है वो कर रहे हैं। जब हस्बैंड को या जो पीड़िता का जो टॉर्चर कर रहा है उसको ये बात समझ में आ जाता है कि भाई इस महिला के पीछे भी कोई ग्रुप लगा हुआ है या कुछ लोग लगे हुए हैं, तो वो अपने व्यवहार में चेंजेस लाता है। एक तो ये बहुत बड़ा ये था। उसके बाद सेकंड जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ वो रोजगार को लेकर के था। महिलाएं छोटा मोटा रोजगार के रूप में आने लग गई। पहले सरकार ने फाइनेंशियल सीडिंग किया, उसके बाद बैंक ने पैसा दिया, कुछ लोन्स खराब भी हुए, कुछ लोगों को तकलीफ भी हुआ। लेकिन आज बहुत सारी महिलाएं हैं जो काम कर रही हैं हजारीबाग में, जो पहले देखने को नहीं मिलता था। तो ये 10 साल में ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। और आज के दिन में हम लोग देखते हैं कि हमारे पास समस्याओं को लेकर के आने में महिलाओं की भी संख्या कम नहीं रहती है, महिलाएं काफ़ी संख्या में आती हैं। प्रवासी मजदूरों की आपने बात बोली, आपने पलायन का बात बोला। 2019 में जब आप विधायक बने तो 2021 में जो कोरोना काल था वो बहुत दर्दनाक काल था और उसमें आप पूरी तरह से एक्टिव रहे। तो ऐसे में कोई ऐसी बात जो पूरी तरह से घर कर गई हो दिल में और लग रहा हो कि ये भूलने योग्य नहीं? देखिए, सबसे बड़ा विषय था कि अगर आपको भगवान पे आस्था है, कि वो एक ऐसा पीरियड था जो लोगों को बोला जाता था कि आप अपने घर में रहिए, और हम लोग पूरे समय सुबह से लेकर रात तक जो है वो घर के बाहर ही रहते थे। मतलब घर में रहने का कोई सवाल नहीं था। और एक बड़ा कुनबा लेकर के जो है लोगों के मदद के लिए उतरे होते, चाहे खाना हो, कपड़ा हो, ट्रांसपोर्ट हो। जो हम लोगों ने लोगों को पैदल चलते देखा, टेम्पो से, पैदल, किसी अब आप समझिए कि अब अगर हम यहाँ से टेम्पो से डेमोटांड चले जाएं तो मेरा पूरा अस्थि पंजर हिल जाएगा। अभी तो उसकी गाड़ी की बनावट उस प्रकार से है। अब आप सोचिए कि कोई बॉम्बे से अगर आ गया हो टेम्पो में, पूरा परिवार, कोई 1-2 व्यक्ति की बात नहीं कर रहे, 4-5 लोग जो हैं वो टेम्पो से बैठ करके अगर आ जा रहे हो, तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा ये विषय रहा होगा, कितना तकलीफ का विषय रहा होगा। हम लोगों ने भी अलग अलग समय पे किसी को कहीं रखा, कभी भेजने में मदद किया, लेकिन जितना हम लोग कर सकते थे कोरोना के समय में किया। और बड़ा आत्मीय संतोष है उस बात का। कोई राजनीति नहीं, कोई ये नहीं, मानव का सेवा कर रहा है। हम लोगों ने एक ऐसे ग्रुप को भी देखा, रंजन चौधरी जी थे, उसका नेतृत्व कर रहे थे, जिन्होंने गायों को और कुत्तों को, नहीं, जब होटल बंद है तो जो उस होटल के वेस्ट पे जो जीव जो पलते थे
उनके तकलीफ को भी लोगों ने रियलाइज करके उनकी सेवा भी लोगों ने की। तो वो एक ऐसा दौर था, सेवा का दौर था, जहाँ जिसको जहाँ जो मिला उसने सेवा किया। उसमें मैं भी एक पार्ट था उसका। जाहिर तौर पे ये ऑटो से मुंबई से यहाँ तक और पता नहीं कहाँ कहाँ तक लोग गए, ये वाली बात तो छाप छोड़ने वाली है कि मतलब इतनी भी परेशानी लोगों को हुई है और ऐसा भी डिसीजन लेना पड़ा है जहाँ से लोग ट्रेन ढूंढते हैं, फ्लाइट्स ढूंढते हैं। रंजन चौधरी का नाम आपने लिया, जो मतलब मुझे लगता है कि 11-12 वर्ष हो गए मीडिया क्षेत्र में आपका जो पूरा मीडिया हाउस है यूँ कहें, और पत्रकारों और आपके बीच की जो कड़ी बने हुए हैं, यूँ कहें कि आपके मीडिया हाउस के असल हीरो के रूप में। अगर एक लाइन में रंजन चौधरी के बारे में कुछ अगर आप बोलना चाहें तो क्या बोलेंगे? देखिए, जिस व्यक्ति में सेवा का भाव होगा वही एक दूसरा सेवा वाले व्यक्ति के साथ रह सकता है। रंजन जी को अपने जीवन में बहुत तकलीफ रहा होगा, लेकिन ये जो लाइन है, सेवा का जो भाव है, आज भी इवन आज जब हम लोग बात कर रहे होंगे, हो सकता है कि आज भी कहीं पे किसी का मदद ही कर रहे होंगे, लेकिन आज भी उसी सेवा भाव से लोग लगे हुए हैं। तो बहुत अच्छे नेक इंसान हैं, सेवा भाव से काम करते हैं और ईश्वर का दुआ उन पर लग भी रहा है, आगे भी लगेगा जरूर। एक इंटरव्यू पहली बार रंजन चौधरी का हजारीबाग अपडेट्स ने लिया था, मतलब बात उठ गई तो मैं ज़रा बात छेड़ दे रही हूँ, क्योंकि उतना ईमानदार व्यक्ति मेरे तो जीवन काल अभी बहुत छोटी मतलब मैंने जी है। ऐसे कि मतलब आपका नाम और आपके कुछ हल्का सा भी बुरी परिस्थिति का नाम लिया और फफक के रो पड़े थे। आपने वो इंटरव्यू देखा? नहीं, हम देखे तो नहीं है, लेकिन हम सुने भी नहीं है, लेकिन ऐसा कि सेंटिमेंट तो है। और वो कह रहे थे कि कट कर देना इसको, बट हमने डाल दिया था। नहीं, हम नहीं देख पाए थे, लेकिन चलिए उसको देखेंगे। कोई नहीं, ऑफ द कैमरा हम जरूर आपको दिखाएंगे। अगर मनीष जायसवाल जब राजनीति से रिटायरमेंट ले लें तो क्या करेंगे, या फिर आगे क्या बनने की ख्वाहिश? देखिए, सबसे ये आपका अच्छा प्रश्न है। राजनीति का एक सबसे बड़ा डिमेरिट है कि लोग अपने मर्जी से अब यहाँ कभी रिटायरमेंट नहीं लेते हैं। अगर आप देखिएगा कि जो आदमी बहुत अनपॉपुलर भी हो, बहुत बूढ़ा भी हो गया, अगर उसको पार्टी टिकट ना भी दे तो वो निर्दलीय भी चुनाव लड़ करके अपने आप को अपनी दुर्गति करता है। तो राजनीति और रिटायरमेंट, ये दोनों शब्द आपस में मिलते नहीं हैं। लेकिन मैं आपको अभी से आपको ये कहिए तो कमिट करता हूँ कि मैं अपने जो मेरा रिटायरमेंट होगा उसको भी मैं प्लान करूँगा, क्योंकि अभी जो जीवन है 2008 से जो जी रहा हूँ, आगे पता नहीं मेरे डेस्टिनी में क्या है, कब तक है ये भी नहीं पता है। लेकिन इस काम के अलावे भी बहुत सारा काम है जो करना है। दुनिया देखना है, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने इंटरेस्ट का, अपने शौक का चीज़ है, उसको भी करना है। तो कुछ समय उसके लिए भी रखना चाहिए। तो रिटायरमेंट का प्लानिंग राजनीति में कैसे होता है, शायद ये भी मैं आपको दिखा पाऊंगा। यानी कि प्रायोरिटीज आप सेट करने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जिंदगी का एक चैप्टर अगर यूं ऐसे पलट देना हो, पन्ना पलट देना हो, कौन सा चैप्टर बदलना चाहेंगे? देखिए, जिस तरीके से हम लोग टू बिजनेस से राजनीति में आए थे, वो एकदम इसी प्रकार से था कि एक दिन पहले कोई दूसरा किताब पढ़ रहे हैं, दूसरे दिन से एकदम से किताब खत्म हो गई, किताब सामने से चली गई। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था, वो बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन ठीक है, जिस रोल में भी आज तक जिंदगी ने रखा, उस रोल को हमने पूरी तरह से निभाने का प्रयास किया है। और अगर आप टेक्निकली देखिएगा तो मैं केस हूँ जो कि पार्षद से, जो डिप्टी चेयरमैन जो होता है वो कैटेगरी तो उसकी पार्षद की ही होती है। तो पार्षद से सांसद तक का सफ़र मैंने अभी तय किया है। और मैं आपको विश्वास दिलाऊं कि एक बार, पहली बार जब विधानसभा का टिकट का बारी था तो मुझे प्रयास करना पड़ा था 2014 में। मांडू की बात नहीं, ये इसे हजारीबाग भारतीय जनता पार्टी से जो टिकट के लिए प्रयास करना पड़ा था, मैं जो टिकट का जो प्रक्रिया होता है उसमें जाना पड़ा था। उसके बाद 2019 में मुझे चला के टिकट मिला, मुझे कहीं पे जाना नहीं पड़ा। और 2024 में जो अभी लोकसभा के जो चुनाव हुए उसमें भी हमको कहीं जाना नहीं पड़ा। लोग आपको अलग अलग भ्रांति में अलग अलग बताएंगे कि ऐसे टिकट का प्रयास किया, ऐसे किया, लेकिन सच्चाई ये है कि मैंने कभी किसी को भी ये जा कर के नहीं कहा था कि मुझे टिकट जो है आप दीजिए।
अगले 10 सालों में कहाँ देखना चाहते हैं खुद को? देखिए, हम तो बेसिकली अगर आप देखिएगा तो बहुत पॉलिटिक्स को सेवा भाव से लेने वाले आदमी हैं, और राजनीति में सेवा भाव का जो मिश्रण होता है, हमारे प्रोग्राम्स जो होते हैं उसमें आपको यही देखने को मिलेगा। मैं एक ऐसा पॉलिटिशियन हूँ जो एक एनुअल कैलेंडर को फॉलो करता हूँ कि पूरा साल में अगर 12 महीना है तो जो सरकारी काम है, जो अन्य जो स्टैट्यूटरी वर्क्स हैं वो तो हम लोग को करना ही रहता है, लेकिन अपने साइड से जो हम काम करते हैं वो सारा काम सेवा भाव का होता है। कि अभी हमने 101 जोड़ों की शादी करवाई, वो भी गरीब लोग थे, दिव्यांग थे, बिल्कुल गरीब थे, जिनको समाज से शिकायत रहता है कि भाई समाज कभी गरीब के लिए खड़ा नहीं हो। देखिए, उसके बाद हम लोग गरीब बेटियों को लहंगा देते हैं हमेशा। ये साल भर का प्रोसेस है, ये पिछले 2018 से हम लोग कर रहे हैं और अभी तक लगातार दे रहे हैं। अब इसका सेवा विस्तार हम लोगों ने पूरा लोकसभा क्षेत्र में किया है। आपको विश्वास नहीं होगा अगर कभी हम लोग जब देने जाते हैं तब आप चलिए, तो जो उस बेटी के चेहरे पे जो खुशी होती है ना, जो आजकल सभी बच्चे टेलीविज़न पर एक्सपोज्ड हैं जी। वो लोग देखते हैं कि टेलीविज़न में शादियाँ बड़ा खूबसूरत ढंग से हो रहा है, उनका भी एक अरमान रहता है कि हमारा भी इस तरीके से अपना लहंगा पहन करके जाएं। तो जो हम लोग उपलब्ध करा, ऐसा नहीं कि ये लहंगे से ही उसकी शादी का पूरा जो है ये ख़त्म हो जाता है, लेकिन उसकी एक इम्पॉर्टेंट डिमांड जो है वो पूरी हो जाती है। अगर हो सकता है कि उसको इस माध्यम से अगर लहंगा नहीं मिलता तो शायद उसके परिवार के लोग लहंगा खरीदते भी नहीं, क्योंकि लहंगा ज़रूरी चीज़ भी नहीं है। साड़ी में भी शादी होता है, गरीब का शादी तो आप देखिएगा कि अन्न परिधान में, पीला वस्त्र में भी हो जाता है। तो ये भी हम लोग बहुत सेवा भाव से करते हैं। मैं फुटबॉल के टूर्नामेंट्स का ऑर्गेनाइज करता हूँ नमो के नाम से, और इस साल लगभग 883 टीमों ने इसमें पार्टिसिपेट किया लोकसभा के स्तर पर। अगले साल का टारगेट है कि 1500 करें। त्योहारों में भी हम लोग एक्टिव रहते हैं, कल्चरली भी एक्टिव रहते हैं, और बाकी जो डे टू डे में जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, वाइज कोई मदद के लिए आता है तो उन सबको भी जो मदद कर सकते हैं वो करने का प्रयास करते हैं। अब बड़ा सिंपल है कि पॉलिटिकल एजेंडा, मेरे लिए जो सेवा है वही पॉलिटिक्स है, वही राजनीति है, और उसी के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ते भी हैं। और इसीलिए ये देखिएगा कि हमारा जो टोली है इसमें वही लोग टिक पाते हैं जो सेवा को अपना धर्म मान करके रह सकते हैं। आपने रंजन का बात किया, तो रंजन में सेवा का भाव बहुत है, इसलिए वो हमारे साथ हैं। नहीं तो बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो कि मतलब वाले होते हैं, जिनको राजनीति का जो दूसरा लाभ है वो उनको शायद ज़्यादा पसंद आता है। तो अगर उस तरीके से देखा जाए तो हमारे साथ रहने वाले ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेवा भाव से जुड़े आपको मिलेंगे। अब जब आप लोकसभा में चप्पा चप्पा बिल्कुल यूँ कहें कि लोगों से एक एक घर जा कर के मुलाकात कर रहे थे, और इस बहाने आपको उन लोगों का भी प्यार मिला जो लोग आपको जानते थे, और उन लोगों से आप मतलब वोट्स के लिए भी ये कर रहे थे कि नहीं, मैं आपका बेटा बन के पहले सिर्फ हज़ारीबाग विधानसभा तक सीमित था, अब लोकसभा क्षेत्र पर काम करूंगा। ऐसे में एक स्टोरी आपके साथ के कुछ लोग बताते हैं कि आप बिल्कुल दोस्तों के साथ रहने वाले लोग हैं, और कभी कभी इस तरह से कुछ घर में किसी के कुछ लगा हो, अमरूद या इस तरह का कुछ, तो आप लालच जाते हैं और कहते हैं कि नहीं वो मुझे चाहिए, मेरा ही तो घर। नहीं, एक अच्छा इंसिडेंस हम आपको बता सकते हैं। ये 2008 का है, जब हम लोग ये का चुनाव लड़ रहे थे, नगर निगम का, नगर परिषद का। अच्छा, ये उस वक्त की बात है? उसी समय की बात थी ये। क्या हुआ कि एक हम लोग डोर टू डोर जाते थे। डोर टू डोर हम लोग गए तो सुबह से अगर आप एक दिन में 20 किलोमीटर 22 किलोमीटर चलना रहता था, और डेली का रूटीन था। ये 15-20 दिन जब भी था वो डेली का रूटीन था। तो उसमें हुआ क्या कि एक मकान में हम लोग गए, हम तो वोट मांग करके निकल गए। आगे थोड़े दूर आगे गए होंगे तो उस महिला ने हमको वापस बुलाया कि तुम लोग को वोट देने का क्या फ़ायदा है, बताओ, मेरे पेड़ में इतना अमरूद था, तुम्हारी टोली अभी गुजरी, सब अमरूद जो है ख़त्म हो गया सब। तो हमने उनको समझाया कि दीदी देखिए, सवेरे से हम लोग निकले हुए हैं, भूख लगा होगा तो आपके अमरूद का सेवन कर लिया होगा, आपसे बिना पूछे खाया हम लोगों ने, ये गलती ज़रूर हो गई, लेकिन आपको इस बात का खुशी होना चाहिए कि कोई भूखा जो है। तो उसने बोला कि तुम रुको,
और अंदर से जा कर के जितना अमरूद था और साथ में सेब और केला भी लेकर के पूरी टोली को उसने दिया और हम लोग फिर इस तरीके से आगे बढ़े। तो ये आत्मीयता की चीज़, अगर आप अपनी बात को सच्चाई से सीधे से रखेंगे तो सामने से जवाब भी। अगर हम लोग ये बोल देते कि नहीं हम तो नहीं खाए, अब आपका पता नहीं कौन तोड़ लिया होगा, तो शायद विवाद भी हो जाता, बात भी बढ़ती। प्रेम नहीं मिलता। और वो प्रेम तो कोई सवाल ही नहीं था। बाद में तो जो तोड़ा सो तोड़ा, बाद में और भी उसने दिया। आज भी मेरे उस महिला के साथ बहुत अच्छे संबंध है। अभी भी कभी कभी फ़ोन उनका आता है, कोई काम रहता है तो फ़ोन करती हैं दीदी, हमको आज भी करती हैं। कुछ ऐसा जो हजारीबाग के लोगों को कहना चाहते हो, या फिर किसी भी कोई भी इंसान या कोई समूह को, कोई जनरेशन को कुछ कहना चाहते हो तो? देखिए, सबसे आज के समय में जो सबसे बड़ा चीज़ है कि अपने बच्चों की परवरिश आप कैसे करें। अगर आज आपका बच्चा बचपन से अगर मोबाइल देख करके अगर बड़ा होगा तो डेफिनेटली उसमें जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं उसको आप डाल नहीं पाइएगा, क्योंकि तो मोबाइल में जो देखेगा वही करेगा। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज अभी हम लोगों के सामने है कि आज के दिन में गूगल के पास सब कुछ है, आपको किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास एक अगर एंड्रॉयड फ़ोन है तो किसी भी प्रश्न का उत्तर आप तुरंत ला सकते हैं। मतलब आपको वो पहले जो था कि भाई याद रखिए तभी जानने का ज़रूरत होगा, आज कोई मैथमेटिक्स है उसको सोल्यूशन वहाँ पे है, इंजीनियरिंग का कोई सोल्यूशन वहाँ पर है। अभी एआई जो आ रहा है वो और भी आगे एडवांस टेक्नोलॉजी है जो कि और भी आदमी के ब्रेन को शिथिल करेगा। अब आपको अभी ऐसे अपने बच्चों पर डिसाइड करना है कि उसको नेचर से प्रेम होना चाहिए, मतलब उसको जो ईश्वरीय जो भगवान का दिया हुआ जो जितनी भी चीज़ें हैं उससे उसका जुड़ाव रहना चाहिए। उसका जुड़ाव इंसानियत से बहुत ज़रूरी है रहना चाहिए। नहीं तो आप देखिएगा अभी जो शहर में दंगा फसाद होता है, लोगों को एक साथ रहना है लेकिन उसके बाद भी छोटे छोटे पॉइंट्स पे लोग एक दूसरे से लड़ते हैं। अगर तो दया भाव हो, एक दूसरे से साथ में रहने की टेंडेंसी हो तो अब जीने का तरीका जो है वो बदलेगा। पहले क्या था कि पूरा मोहल्ला एक दूसरे को जानता था, आज के दिन में है कि पड़ोसी एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन आप बड़े शहरों में जाइए तो फ्लैट में रहने वाले, एक के ऊपर एक रहने वाले लोग भी एक दूसरे को नहीं जानते हैं। ये सच्चाई है। पहले पूरा मोहल्ला के लोग एक दूसरे को जानते थे। तो इन सब चीज़ों पर बेसिक जो आपका है, आज आप यूरोप में जाइए तो लोग अकेलापन का शिकार हैं, बच्चे नहीं हैं, लोगों से मिलना जुलना कम है, इंटेलेक्चुअल्स हैं, केवल अपने आप में रहते हैं। तो वहाँ पर डिप्रेशन और इस तरीके का जो एंग्जाइटी और इस तरीके का जो बीमारियाँ हैं ये बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। तो हमारे बच्चे, चूँकि हम लोग बहुत पॉपुलेटेड कंट्री में रहते हैं, तो सबके साथ रहें, मिल के रहें, जुल के रहें, खुश रहें, खूब आबाद रहें, ये पेरेंट्स को शुरू से ही सिखाना चाहिए। लगातार आप प्रतिदिन कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कई समस्याएं लोग लेकर के आते हैं। तो ये मेरा बिल्कुल आखिरी सवाल है, क्योंकि मुझे लग रहा है ऐसा मेरी इस छोटी सी उम्र में मनीष जायसवाल से बात करते करते कब दिन से रात, रात से सुबह हो जाए पता नहीं चलेगा। तो प्रतिदिन कुछ ना कुछ अच्छा करते रहते हैं। अगर हजारीबाग अपडेट्स के पॉडकास्ट शो पे अगर कुछ आप कहना चाहें कि लाइक अभी कुछ सरप्राइजिंग कुछ करने वाले हैं मनीष जायसवाल हजारीबाग के लोगों के लिए, तो वो क्या है? देखिए, हज़ारीबाग में 4 बेसिक प्रॉब्लम्स हैं। अभी ऐसा नहीं है कि हज़ारीबाग कोई उस स्केल पर है कि जिसको यहाँ पर एक जंप करके कोई बहुत बड़ा, में 4 बहुत सीवियर और सीरियस प्रॉब्लम हज़ारीबाग में है, जिसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पीने के पानी का। तो जो नल से जल की जो योजना चली भारत सरकार की, वो पूरे ऐसे तो पूरे झारखंड में फेल हो गई, लेकिन हज़ारीबाग में विशेष करके देखा जा रहा है कि इसको केवल जो है इम्प्लीमेंट हुआ, मतलब घरों तक पाइप गया, उस पाइप में पानी नहीं आई। और पानी एक बहुत बड़ा फैक्टर है आज के जीवन में। अगर पानी नहीं होगा तो बहुत आगे दिक्कत होगी। तो एक वो बहुत बड़ा चैलेंज है जिस पर करने की ज़रूरत है। दूसरा विस्थापन, मैंने आपको कहा कि विस्थापन एक बहुत बड़ा दर्द है, बहुत बड़ा दंश है इस शहर के लिए, इस पूरे ज़िले के लिए। उस पर काम करने की ज़रूरत है कि जो विस्थापित हैं उनको पहचान मिल सके, और आगे जो विस्थापित अगर होते हैं तो पहले पुनर्स्थापन हो फिर विस्थापन हो। पहले आप उनको सेटल कीजिए फिर आप विस्थापित करिए। ये चीज़ जो है हम लोगों को जानने की ज़रूरत है। तीसरा
यहाँ रेल कनेक्टिविटी का इस पूरे ज़िले में अगर आप देखिएगा, आप इधर से उठाइए तो बरही, कटकमसांडी, पदमा, हज़ारीबाग के बाद चरही, कुज्जू, बड़का काना, रामगढ़, पतरातू, और उधर में अगर आप गोला से अगर आप आगे जाइएगा, गोला माइल और ये सब स्टेशनों पर, तो हज़ारीबाग लोकसभा क्षेत्र में रेल आया तो ज़रूर है, लेकिन ये रेल पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बहुत मज़ा लोगों को नहीं दे रहा है। तो ये पैसेंजर ट्रेनों की संख्या बढ़े, पैसेंजर ट्रेन की जो सुविधा है वो बढ़े, ये भी एक बड़ा चैलेंज है। इसके बाद के चैलेंजेस हैं कि जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अगर हम लोग कुछ लेकर के आ सकते हों, कोई जॉब का जो नया नया तरीके का आजकल जो ईजाद हो रहा है, उसमें कुछ अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ सके, तो ये जो 4-5 चीज़ें हैं, इस पे काम करने की ज़रूरत है, और ये हम लोग का फोकस का एरिया भी है, और इसी पर हम लोग फोकस भी कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आप हमारे पॉडकास्ट टॉक विद अपराजिता में आए, इतनी सारी बातें आपने लोगों से की, और लोगों को ज़ाहिर तौर पे बहुत अच्छा लगने वाला है। शायद बहुत ऐसे लोग होंगे जो मनीष जायसवाल की निजी ज़िंदगी के बारे में नहीं जानते होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत आभार। देखिए, अंत में आपको एक बात बताना रह गया कि आप अपने ज़िंदगी से खुश रहिए, जितना है उतने में खुश रहिए, और ज़िंदगी को जिए। ज़िंदगी एक बार ही मिला है, दोबारा जन्म होगा नहीं होगा, किस रूप में होगा, इस चीज़ को में जानने की या इसको समझने की ज़रूरत नहीं है। वर्तमान जो ज़िंदगी है, जो ज़िंदगी मिला हुआ है, उसको अच्छे से जिए, सदुपयोग कीजिए, ये मैं सबसे आग्रह करूँगा। ये बहुत अच्छी बात आपने कही, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमारे साथ मनीष जायसवाल, हज़ारीबाग लोकसभा क्षेत्र के सांसद, और जगह जगह जो है हमेशा ही दयालुता का भावना इनके अंदर है, हमेशा ही कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। आप सभी के भी प्रिय हैं, और जाहिर तौर पे प्रिय हैं तभी आज इस जगह पर हैं, और इतना सारा प्रेम आप लोगों को मिल रहा है, ख़ास करके इतना सारा प्रेम आप लोग हज़ारीबाग अपडेट्स को भी दे रहे हैं, इसका भी बहुत शुक्रिया। इसी तरह से टॉक विद अपराजिता को प्यार देते रहिए, हज़ारीबाग अपडेट्स को प्यार देते रहिए। हम लोग नित दिन जो है वो नए नए इन्फॉर्मेशन, न्यूज़ के अतिरिक्त इस तरह के जो भी शोज़ हैं वो लाते रहेंगे। शुक्रिया।